हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण सी चीज़ें इस वीडियो में बताया जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसकी अगर हम स्थिति की बात कर लें, स्थिति कि ये वास्तव में होती कहाँ, इसकी लोकेशन की बात कर लें कि थायराइड ग्रंथि का लोकेशन कहाँ है। तो हमारे गले में जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र के पास में ही थायराइड ग्रंथि होती है। कहाँ पर होती है? स्वर यंत्र के पास, स्वर यंत्र के पास। स्वर यंत्र कहाँ पर होता है? गले में। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, गले में जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र के पास में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। अगर हम इसके आकार की बात करें कि थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है, आकार तो अंग्रेजी का जो एच अक्षर होता है, एच अक्षर के आकार की होती है थायराइड ग्रंथि। आकार को एक बार यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। लगभग इस आकार की होती है थायराइड ग्रंथि। ये ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होती है लगभग एच आकार की होती है और स्थिति इसकी कहाँ पर होती है? गले में होती है। गले में जो स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र के पास में स्थित होती है। ठीक आकार अंग्रेजी के एच अक्षर जैसी या जैसा, इसका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के एच अक्षर जैसा होता है। ठीक, दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये बड़ी होती है, छोटी होती है, कैसी होती है ना? क्योंकि देखिए, ग्रंथियों में एक बड़ी ग्रंथि के विषय में बताया गया था। कौन सी ग्रंथि? यकृत या लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, नोट दीजिएगा कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये अगर मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करूं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ही होती है ना। तो लिखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है? पहला क्या है कि स्थिति, थायराइड ग्रंथि जो होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? गले में स्वर यंत्र के पास में स्थित होती है। ठीक, इसका आकार कैसा होता है? तो जिस प्रकार से अंग्रेजी का एच आकार होता है, वैसे ही थायराइड ग्रंथि का आकार होता है, लगभग मिलता जुलता। ठीक, जो यहाँ पर बनाया गया है। तीसरी चीज़ कि अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। ठीक, तो इसके बाद और देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं।
देखिए थायराइड ग्रंथि में एक थायराइड पुटिकाएँ अलग हार्मोन स्रावित करती हैं और जो उसमें सी कोशिकाएँ होती हैं ये अलग हार्मोन स्रावित करती है ना। तो लिखिएगा थायराइड ग्रंथि, इसके दो भाग हैं, एक है थायराइड पुटिका, थायराइड पुटिका, दूसरा भाग है सी कोशिकाएं, सी कोशिका एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो क्या करती है, हार्मोन का स्राव करती है। अब हम देखेंगे कि जो थायराइड पुटिका होती है, थायराइड पुटिका से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो थायराइड पुटिका से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है T3 और एक है T4, T3 और T4 ना, इसका नाम क्या होता है, T3 और T4। T3 का है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 को उसका T4 जो हार्मोन होता है इसका नाम होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक। अगर T3 T4 के संयुक्त रूप से इसके कार्य को देखा जाए तो इसका कार्य क्या होता है, देखिए पहला कार्य है शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है ना। अब देखिए यहाँ पर एक हार्मोन के विषय में पढ़े थे जब वो ग्रंथि मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि पढ़े थे, तो पीयूष ग्रंथि से पहला हार्मोन पढ़ाया गया था सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो वृद्धि को नियंत्रित करता है ना, लेकिन ये क्या करता है, वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक। अगला है उपापचय क्रियाओं की दर को बढ़ाता है, ठीक। अगला नंबर है मानसिक विकास में सहायता करता है। तो बालक का जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास में ये हार्मोन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यदि ये हार्मोन या इन हार्मोन का स्राव कम होता है तो बालक का मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक। इसके बाद यहीं पर थोड़ी सी एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि यदि भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। घेंघा नामक रोग मतलब यहाँ पर गले के पास में क्या होता है, सूजन हो जाती है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर इसलिए बताई गई है क्योंकि जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्रंथि को कार्य ज़्यादा करना पड़ता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए इसको कार्य ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक। और कार्य ज़्यादा करने के लिए थायराइड ग्रंथि जो होती है अपनी कोशिकाओं को बढ़ा लेती है, ठीक। और जब अपनी कोशिकाओं को बढ़ा लेती है तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है और यहाँ पर गले के पास में उभार आ जाता है, जिसे घेंघा नामक रोग से जाना जाता है, ठीक, या घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। अगला है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे सी कोशिकाओं से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं।
सी कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कैल्सिटोनिन। सी कोशिका से कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये क्या करता है? कैल्सिटोनिन ये रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसे उठा कर लाता है कहाँ पर? अस्थियों में। ठीक, इसको थोड़ा सा रक्त और इधर मैं लिखता हूँ अस्थि। रक्त और अस्थि। ठीक, रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा होती है, देखिए जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो इसको कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ पर लेकर आता है? अस्थि में। ठीक, लेकिन जब अस्थि में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, अस्थि में जब कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो अस्थि से रक्त में कौन लेकर आता है? पैराथार्मोन। एक पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन निकलता है। पैराथार्मोन हार्मोन। ठीक, ये जो हार्मोन होता है पैराथार्मोन, जब अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये पैराथार्मोन क्या करता है? कैल्शियम को कहाँ पर भेजने लगता है? रक्त में। ठीक, और जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्शियम को अस्थि में भेजने लगता है। ठीक, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जब कैल्सिटोनिन अधिक सक्रिय होता है, ठीक, तो ये रक्त से कैल्शियम को ज़्यादा मात्रा में भेजने लगता है, अर्थात रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। उसी प्रकार से जब पैराथार्मोन ज़्यादा सक्रिय होता है या इसका स्राव ज़्यादा होने लगता है तो ये अस्थियों से कैल्शियम को रक्त में भेजने लगता है, और अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो होता क्या है? अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।